बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कॉलेजियम व्यवस्था को समझा। कॉलेजियम व्यवस्था से किस प्रकार से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसको भी समझा। कहने का अर्थ है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आइए उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलेजियम प्रणाली में निहित दोष को जानेंगे। सिर्फ निहित दोष को ही नहीं जानेंगे बल्कि एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि क्या कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है। तो एक बार थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या था। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वहां कॉलेजियम व्यवस्था कार्य करती है और इस कॉलेजियम व्यवस्था का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है वहां पर कहीं भी कॉलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था कार्य कर रही है और इस व्यवस्था पर अनेक प्रकार से अनेक तरीकों से आरोप लगाए जाते हैं। आरोप कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद से भी आता है और आरोप विधायिका से भी आता है। आरोप बौद्धिक जगत से भी आता है और आरोप एकेडमिक लोगों से भी आता है और इस व्यवस्था पर भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। तो आज उन्हीं चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, थोड़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो कॉलेजियम में 5 मेंबर होते हैं। उस 5 मेंबर में से एक सीजीआई होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये जो सीजीआई है यही इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। यह कॉलेजियम न्यायाधीशों के नाम पर विचार करता है कि इस वकील को न्यायाधीश बनाना चाहिए या इस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, तो उनके नामों की सिफारिश कानून मंत्रालय को कर देता है। कानून मंत्रालय उसको आगे जाकर प्रधानमंत्री को स्थानांतरित करेगा उस नाम के सिफारिश की दस्तावेज को, और प्रधानमंत्री उसको आगे राष्ट्रपति के पास भेज देगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगी। आगे जाकर कानून मंत्रालय का सचिव इसकी घोषणा करेगा और इसको राजपत्र में प्रकाशित करेगा। तो यह मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। अब अगर हाई कोर्ट के मामले में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ कंपोजिशन अलग हो जाता है। हाई कोर्ट में कॉलेजियम में 3 होते हैं। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात है तो वहां सीजीआई होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और अगर हाई कोर्ट के सामान्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारी है तो वहां भी 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है और 2 उस हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। ये और आगे जाकर प्रोसीजर आगे बढ़ता है। ये सभी ट्रांसफर कर देंगे यहाँ और यहाँ के बाद वो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और हम लोग समस्या को देखते हैं कि क्या समस्या है कॉलेजियम व्यवस्था में। मेमोरेंडम को आपने देखा, अभी देखते हैं पहली जो इसमें खामी है वह है अतिरिक्त संवैधानिक या गैर संवैधानिक। क्यों अतिरिक्त संवैधानिक या गैर संवैधानिक कहा जा रहा है? इसका कारण है साथियों कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 की धारा 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर समर्पित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, और वहां पर कॉलेजियम शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से विकसित किया है। तो बौद्धिक जगत द्वारा, कार्यपालिका द्वारा
एक आरोप तो यही लगाया जाता है, जिसको आप अच्छे से समझ लें। अभी जो वर्तमान के कानून मंत्री हैं वो भी लगातार हमला बोल रहे हैं इसी चीज को लेकर कि कोई भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। दूसरा, इसकी आलोचना की जा सकती है कि अभी हम लोगों ने कल सीखा था साथियों कि जो फर्स्ट जजेस केस था 1982, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति के लिए हायर जुडिशियरी में नियुक्ति से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले राष्ट्रपति से चाहे तो परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है, उसको मानने को बाध्य नहीं है। परामर्श कर सलाह लेकर वह न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा कहा गया पहले जो जज केस था उसमें। और इस तरीके से यहां देखेंगे तो कार्यपालिका प्रधान था न्यायाधीशों की नियुक्ति में और न्यायपालिका एकमात्र सलाहकारी प्रकृति रोल की भूमिका निभा रहा था। लेकिन सेकेंड जजेस जो केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के आदेश से पलट गया और कहा परामर्श का मतलब सहमति है। राष्ट्रपति को उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व दो वरिष्ठतम या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में उनसे सलाह करनी ही होगी और वह सलाह बाध्यकारी प्रकृति की होगी, ऐसा कहा गया तो सेकेंड जजेस केस में 1993 में। और इसके लिए उन्होंने कॉलेजियम की व्यवस्था दी और उस कॉलेजियम में एक सीजीआई थे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे। लेकिन यहां पर सीजीआई को बहुत ज्यादा अधिकार था तो 1998 में प्रेसिडेंशियल रिफरेंस जारी किया गया संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत। और फिर जो थर्ड जजेस केस था 1998 और उसमें आज का कॉलेजियम व्यवस्था का स्वरूप आया कि एक सीजीआई होगा और दूसरा और उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो अभी यहां पर अगर संविधान में हर जगह परामर्श के स्थान पर सहमति कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अभी संविधान के तहत ही पूरी व्यवस्था हमारे देश की चल रही है, संवैधानिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अगर हम लोग हर जगह परामर्श की जगह सहमति कर दिए तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। तो आलोचक इस पर भी आलोचना करते हैं, निरंकुश है, यानी कि इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोक्रेटिक है। निरंकुश का मतलब क्या है साथियों, यहां जान लेते हैं हम लोग। निरंकुश का मतलब है कि किसी के कंट्रोल में न होना, नियंत्रण में न होना। और हमारे देश का जो न्यायपालिका है वो अद्भुत है साथियों। पूरे विश्व भर में कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन हमारे देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जजेस अपॉइंट जजेस। और जब न्यायपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो एकाधिकार तो स्थापित होना ही है, वो भला किसके नियंत्रण में रहेगा। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में 3 मुख्य आधार स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और हमारे संविधान में ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करें इसके लिए भी व्यवस्था है, इसके लिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ देखें तो जजेस अपॉइंट जजेस के माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति पर एक कैप होना चाहिए, वो कैप हट जाता है। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है तो कि अभी देखेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनके पिताजी भी न्यायाधीश थे, उनके दादाजी भी न्यायाधीश थे। तो अनेक प्रकार की व्यवस्था चल रही है। तो जब जजेस को नियुक्त करेंगे तो यह जो सिस्टम है वह निरंकुश तो हो ही जाएगी। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो 2 उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, एक यूएसए का ले लेते हैं और एक ब्रिटेन का ले लेते हैं। तो यूएसए में अगर फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो इस नियुक्ति का कार्य प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट यह किसकी सलाह से करता है तो सीनेट की
सलाह से करता है। और जो सीनेट है इसके लिए एक जुडिशियल कमिटी बनाती है, एक न्यायिक समिति बनाती है और इसी समिति के माध्यम से नाम का चुनाव करती है सीनेट, और सीनेट उसको भेज देती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का भी हाथ है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा नहीं है। टोटल यहाँ अधिकार किसको है, तो जजेस ही कॉलेजियम ही नाम का चुनाव करता है और वह कानून मंत्रालय, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में यह जो जुडिशियल कमिटी होती है ये वकीलों को बुलाती है। अभी ये जो जुडिशियल कमिटी होती इसको नाम कहाँ से मिलते हैं, तो अमेरिकन बार एसोसिएशन से। अमेरिकन बार एसोसिएशन कुछ मेंबर्स के इंटरव्यू लेकर एसेस करके आकलन करके भेज देता है जुडिशियल कमेटी को। जुडिशियल कमेटी भेजे गए नामों का फिर से इंटरव्यू लेती है, उनकी छवि के बारे में जानती है, उनके विशेषज्ञता के बारे में जानती है, फिर उसको सीनेट को भेज देगी और सीनेट उसको प्रेसिडेंट को भेज देगा और सीनेट उसको प्रेसिडेंट को भेजेगा और प्रेसिडेंट फिर नियुक्ति कर देगा। सीनेट क्या है? सीनेट अमेरिका का उस सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है। अमेरिका में भी दो सदनीय व्यवस्था चलती है, एक सदन होता है सीनेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जनप्रतिनिधि सभा होता है। अमेरिका का जो जनप्रतिनिधि सभा है वो निम्न सदन है और जो सीनेट है वह उच्च सदन है। अगर हम लोग बात करें किसके, तो ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो नियुक्ति का अधिकार है वह किंग को है, वहां के सम्राट को है। लेकिन सम्राट इसके लिए एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी गठित करते हैं और यह कमेटी भी वकीलों का इंटरव्यू लेती है, फिर कुछ नामों की सिफारिश करती है, फिर किंग इनकी नियुक्ति करते हैं। और इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में मात्र 3 जजेस होते हैं, बाकी जो 12 मेंबर, इसमें कुल मेंबर 15 होते हैं और बाकी 12 मेंबर को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चुना जाता है। तो आप यहां देख रहे हैं पूरे विश्व भर में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन भारत में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत यह चल रहा है। और जब ऐसा चलेगा, किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो ऑटोक्रेटिक होना स्वाभाविक है। दूसरा चलते हैं तो गैर जवाबदेह का मतलब क्या है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई अगर अभी न्याय व्यवस्था में कुछ खामी है, लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जजों के पदों की रिक्ति है, न्याय देरी से हो रही है, तो इसके लिए जवाब तो कार्यपालिका और विधायिका को देना होता है, इसके लिए जवाब तो न्यायाधीशों को देना नहीं है, इस देश की जनता को। तो इसीलिए यह जो संस्था है वह गैर जवाबदेह है। इस पर भी आलोचक इस व्यवस्था की आलोचना करते हैं। अपारदर्शी है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस व्यवस्था में। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहने का क्या अर्थ है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसका अर्थ यह है कि इसके लिए कोई भी मैनुअल नहीं है, इसके लिए कोई भी मैनुअल नहीं है कि आप जब नाम का चुनाव करते हैं न्यायाधीश के लिए, तो आप उस नाम का चयन किस आधार पर कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, कोई मैनुअल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, मानक संचालन प्रक्रिया कोई भी नहीं है, कुछ नहीं बताया जाता, ना ही कोई रिटेन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, तो कुछ भी पता नहीं चल पाता है, ना कोई लिखित कार्य होता है, ना ही एक निश्चित व्यवस्था है कि पहले नामों का चुनाव किया जाएगा, फिर उनकी योग्यता देखी जाएगी, उनकी विशेषज्ञता देखी जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। ना ही कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ना ही कोई दस्तावेज वहां से जारी किया जाता है और ना ही कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ भी अभी लिखित नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यह व्यवस्था पूरी तरीके से अपारदर्शी है। भाई भतीजावाद का आरोप तो लगता ही रहता है। अभी भी कई ऐसे जो न्यायाधीश हैं, उनके पिताजी न्यायाधीश थे, उनके दादा भी न्यायाधीश थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक सर्वे के मुताबिक, प्राइवेट सर्वे था, तो 50% जो न्यायाधीश है, अगर हम लोग हायर जुडिशरी में देखें तो वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो यह व्यवस्था भाई भतीजावाद को भी
हमारी न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में लेकर आता है। आगे है कि अक्षम है, एफिशिएंट नहीं है व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण अभी जब नाम भेजा जाता है कॉलेजियम के द्वारा, तो किसी नाम पर अगर सहमत नहीं है केंद्र तो तनातनी हो जाती है और जजों की जो नियुक्ति रहती है वो लंबित हो जाती है, नियुक्त नहीं हो पाते। और अगर उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो लंबित मामलों की तो संख्या बढ़ेगी ही, न्याय में देरी तो होगी ही, लोगों का न्यायपालिका से विश्वास तो उठेगा ही उठेगा। तो इस तरीके से यह व्यवस्था एफिशिएंट नहीं है। तो आप इतनी आलोचना कर सकते हैं किसका, तो कॉलेजियम प्रणाली का। आगे बढ़ते हैं और सुधार के कदम देख लेते हैं। एनजीएसी पर पुनर्विचार करना चाहिए। एनजीएसी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि यह किस प्रकार की संस्था है, इसका उद्देश्य क्या था और इसको किस लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं, स्पष्ट क्रियाविधि होनी चाहिए, प्रोसेस स्पष्ट होना चाहिए, पहले से निर्धारित होना चाहिए कि जब भी आप नामों का चुनाव करेंगे तो आप एक प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। एमओपी को और सख्त बनाना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, दस्तावेज जारी करना चाहिए कि भला कैसे किया गया है, उनके नाम के चुनाव के लिए कौन से मानदंड को अपनाया गया है। तो ऐसा करें तो कॉलेजियम व्यवस्था पहले से बेहतर तरीके से कार्य करने लगेगी। विद्यार्थियों, इस कॉलेजियम व्यवस्था पर एकेडमिक लोग, बौद्धिक जगत, विधायिका, कार्यपालिका तो आक्रमण करते ही हैं इसके खामियों को लेकर, लेकिन इसके खुद के मेंबर भी आज इसकी आलोचना करते हैं। जो पूर्व न्यायाधीश हो चुके हैं वो भी लगातार इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। जो वकील हैं, जो बार एसोसिएशन है, वकील लोग भी इस व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो अगर इस व्यवस्था को अगर एनजीएसी न लाया जाए इसकी जगह पर, तो इसी व्यवस्था को हम लोग चुस्त और तंदुरुस्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक मानदंड अपनाकर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को अपनाकर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अपनाकर जो भी कुछ किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और एक रिटन दस्तावेज या रिटन डॉक्यूमेंट भी जारी करना चाहिए कि क्या कुछ हमने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, कहां किया है। और ये दस्तावेजीकरण जैसा वहां हो गया। और इसके लिए एक स्वतंत्र सचिवालय भी होना चाहिए जो कॉलेजियम के बैठक का निर्धारण करे, इसके लिए जगह निर्धारित करे, तारीख निर्धारित करे, इसके कार्यों को एक जगह से दूसरे जगह बढ़ाने का कार्य करे। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कॉलेजियम में सुधार करना है तो उसके लिए एक स्वतंत्र सचिवालय की भी हमें आवश्यकता है और एक शिकायत निवारण तंत्र की भी इसको स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ वकील सहमत न हो कि भाई मेरा चुनाव क्यों नहीं किया गया है, मैंने क्या कुछ गलत किया है, वह शिकायत कर सके और शिकायत करने के बाद उसको उस शिकायत का उचित जवाब भी देना चाहिए और वो जवाब तभी मिलेगा जब एक निवारण तंत्र रहेगा। तो अगर कॉलेजियम व्यवस्था में अगर एक तीन चीजें कर दी जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था पर जो ये आरोप लग रहे हैं विधायिका से, कार्यपालिका से, एकेडमिक लोगों से, वकीलों से, पूर्व न्यायाधीशों से, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और हमारी न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होने लगेगी, जिसके कारण हमारी उच्च न्यायपालिका पहले से अधिक दक्ष रूप से कार्य कर पाएगी। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं, कॉलेजियम के लिए विचार कीजिए, करते हैं। इस प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। जी हाँ, पारदर्शिता का तो बहुत ही ज्यादा अभाव है। 99 संविधान संशोधन कॉलेजियम के प्रतिस्थापन के लिए था। जी हाँ, इसी संशोधन में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया था जो कॉलेजियम की जगह लेता, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में खारिज कर दिया और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। कॉलेजियम में मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है तो नहीं किया जाता, नहीं कुछ भी नहीं पता कि कब
कब प्रक्रिया शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है, बीच में क्या किया जाता है, कोई नहीं जानता है। तो यानी कि दूसरा वाला कथन सही है क्योंकि प्रतिस्थापन के लिए ही था, और तीसरा वाला कथन गलत है, यानी कि कथन 1 एवं कथन 2 सही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।